नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग कुंडली विवेचना में चर्चा करने वाले हैं। एकादश भाव में बैठे ग्रह की जब दशा शुरू होगी तो किस प्रकार से हमारे जीवन में बदलाव आएंगे। और कई दफ़ा हम जब कुछ किसी पुस्तक से या हमने कहीं ऐसा सुन लिया, देख लिया किसी वीडियो में कि भाई 11वें भाव का स्वामी बाधक भी होता है कुछ लग्नों के लिए, तो हमारे मन में एक डर उत्पन्न हो जाता है। तो उस विषय को भी हम यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे कि किस लिए उसको ऐसा कहा गया है और क्या हमें बाधक और साथ साथ मारक की महादशा समझकर उसको विचार ज़्यादा करना चाहिए या हमें उसको एकादशेश यानी लाभेश के रूप में ज़्यादा देखना चाहिए। और अगर मैं मारक की बात करूं तो आप जानते हैं दूसरे भाव के स्वामी को भी हम मारक मानते हैं। तो क्या पहली प्राथमिकता उसको मारक मानकर देखना हो या उसको धनेश मानकर देखना हो? तो देखिए, मैं ये आप पर ही ज़्यादा छोड़ता हूँ, आप खुद ही इस बात को ज़्यादा बढ़िया ढंग से सोच सकते हैं। जब हम अपने जीवन में बार बार ऐसा विचार करते हैं, हमारा प्रश्न ज्योतिषी से ही होता है भाई कब हमारे जीवन में लाभ कमाने का अच्छा समय आएगा, कब हम संग्रह कर पाएंगे। तो उसका आधार ही कहीं ना कहीं 11वां भाव है, दूसरा भाव है। तो फिर हम उसको कुछ लग्नों के लिए बाधक 11वें भाव को और दूसरे भाव को मारक मुख्य रूप से ऐसा नहीं देख सकते। ध्यान रखना है, हम जब कोई सामने वाले का प्रश्न ही रिलेटेड टू हेल्थ आया है, ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर सामने वाला प्रश्न ही अपने हेल्थ को लेकर कर रहा है और उसमें कहीं इंक्लूड हो रहा है एकादशेश या द्वितीयेश इंक्लूड उसमें शामिल हो रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ अभी हेल्थ को ठीक होने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन ये मुख्य विषय आप मानकर जो बैठे हैं, कई व्यूअर्स बार बार एक ही चीज को लेकर अड़े हुए हैं कि भाई वो तो बाधक होता है, फिर आपके लिए आयेश क्या होता है? अगर दूसरे भाव का स्वामी मारक होता है फिर आपके लिए धनेश क्या होता है? ऐसा ना समझें। आप कोई प्रश्न कुंडली बनाते हैं तब यदि एकादश भाव के साथ संबंध आ रहा, आपका हेल्थ संबंधी प्रश्न है तो कम अच्छा माना जाएगा। ऐसे ही आपने दूसरे भाव के स्वामी के साथ संबंध अगर आ जाता है, और वो एकादश भाव सबके लिए बाधक नहीं है, ध्यान रखना है। जो चर लग्न है 1, 4, 7, 10, उन लग्नों के लिए यदि हेल्थ संबंधी प्रश्न सामने वाले ने किया और फिर एकादशेश उसमें शामिल हो रहा है, तो अभी बस थोड़ा सा समय लगेगा रिकवर होने में। और इसी प्रकार से कोई द्विस्वभाव लग्न है, माने 3, 6, 9, 12, जैसे 6 है, तो उसमें 7वां भाव यदि शामिल हो जाता तो फिर उसको एक प्रकार से बाधक की भूमिका देखते हैं, तो थोड़ा कहते हैं समय लगेगा। और स्थिर लग्नों के लिए यानी 2, 5, 8, 11 इन लग्नों के लिए यदि नवमेश शामिल हो जाता है तो फिर बोलते हैं कि हाँ हेल्थ संबंधी यदि जातक ने प्रश्न किया है तो थोड़ा सा समय लगेगा, बस इतना ही है। लेकिन हम बार बार जो उसको प्राथमिकता दे रहे हैं कि भाई ये मारक है, ये बाधक है, ये मारक है, ये बाधक है, मुझे लगता है ये शायद अभी हमने वो चैप्टर पूरा नहीं किया है या कोई मन में डर बैठा हुआ है कहीं गलत तरीके का, उसको हमें हटा देना चाहिए। ठीक हो गया? अब जो चार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ये एक महिला जातक का चार्ट है और लगभग वही हम कह सकते हैं 24 से 25 वर्ष की महिला जातक का है। और इनके जीवन में वो सब चीज़ें माने सैलरी और बेस्ट फ्रेंड और इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्तियों में हमारे और भी कई प्रकार के काम की जो हम धर्मार्थ काम में, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इसको काम भाव भी मानते हैं, यानी यदि नवम भाव हमारा धर्म है तो दशम भाव हमारा अर्थ, तो ये कामना पूर्ति भी है। तो उस प्रकार से इसको कामना पूर्ति के लिए और यहाँ तक कि विवाह के संबंध के लिए भी इसको शामिल किया जा सकता है। तो अभी इनको जल्दी ही
राहु की महादशा, यानी 3 वर्ष पहले राहु की महादशा शुरू हुई थी। महादशा इज लाइक बहुत बड़ा चेंज है। जैसे इंडिया में फेडरल सिस्टम संघीय ढांचा में काम करते हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो वो चेंज हम विंशोत्तरी महादशा में देखते हैं कि भाई महादशा स्वामी बदल गया। तो राहु महादशा, और इस लग्न के लिए ध्यान रखना है, लग्न हमारी सोशल इमेज जो बनती है वो बात बताता है, ठीक हो गया। और चंद्र कुंडली हमारा मन, हम खुद कैसे कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो इस प्रकार के विषय हैं जहां मेरी सैलरी बढ़ रही है, उसमें ज्यादा महत्व लग्न का है। और कुछ ऐसा विषय है मेरा इंटीरियर, मेरा सुख शांति, उसमें चंद्र कुंडली का भी बराबर का रोल है। तो अभी तो 11वें भाव में बैठे ग्रह की महादशा शुरू हुई, और हम जैसे मानते हैं कि राहु को मुख्य रूप से तो किसी राशि का स्वामित्व है नहीं उसके पास, तो जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी की तरह ही बर्ताव करने लग जाता है। तो ये इन जैसे विषयों के लिए, यानी लाभ के लिए और ऑफिस में अपना स्टेटस बनाने के लिए और लग्न के लिए बड़ा कारगर है राहु। सडननेस, अचानक होने वाले लाभ की बात या अचानक होने वाली हानि की बात करता है। और जैसे मैंने बताया, इस लग्न के लिए कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से सिंपैथी रखता है, या डार्क साइड के लग्नों में जैसे हम जानते हैं, ये जो 6 नंबर लग्न है, 6 नंबर लग्न यानी कन्या लग्न में यदि राहु बैठता है तो वो सामान्यतः अच्छे फल, इसको मूल त्रिकोण जैसा माना जा सकता है, ठीक हो गया। तो राहु एक सिंपैथी, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है कन्या लग्न के लिए, उसको पसंद करता है। तो अभी वो उस लग्न के लिए 11वें भाव में जाकर बैठा है। शुरुआती कुछ दिक्कतें, यानी जब हम कह सकते हैं शुरू बाल्य अवस्था थी जब इनकी, उस समय कर्क जो राशि है वो ज़ोडिएक भवचक्र की माता को रिप्रेजेंट करता है। तो माता को शुरुआती संकट आए होंगे, और उनको हो सकता है जलोदर जैसी समस्याएं भी हुई हों, जल संबंधी समस्याएं भी हुई हों, और कुछ ऐसा पानी में कुछ विकार के कारण माता को कुछ ऐसा कष्ट भी आया हो। लेकिन अब जिस प्रकार से राहु अडेप्टिव प्लैनेट है, जिस भाव में बैठता है, अभी वो जल तत्व राशि है, तो अभी वो कर्क राशि के जैसे हो गया है, कर्क राशि के मालिक के जैसा हो गया, तो चंद्रमा के समान माना जा सकता है। तो अब इनको जो राहु की महादशा मिली है, तो राहु की महादशा का एग्जीक्यूशन 11वें भाव से, ठीक हो गया। तो हम सब ये चाहते हैं, ज्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो इच्छा पूर्ति संबंधी, धन भाव संबंधी, ठीक हो गया, धन का एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ संबंधी ऐसे प्रश्न होते हैं। तो इसको लिए इनको बाधक या मारक मानकर नहीं देखना है, ठीक हो गया। तो कुछ लग्नों के लिए जो ऐसे भ्रांति चल रही है कि भाई ये तो बाधक हो गया, ये कैसे लाभ दे देगा, ये बहुत मैंने कई बार बता दिया, उसके बावजूद भी वो पता नहीं क्यों बार बार उस विषय को हाईलाइट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है शायद वो अभी हमने वो पढ़ा नहीं है अच्छे से, या कहीं गलत पढ़ लिया है, इसलिए उसको बार बार हाईलाइट कर रहे हैं। वो उसका मुख्य विषय नहीं है, ठीक हो गया। कहीं छोटा सा कॉर्नर पर उसको ये ऐसा लिखा हुआ था कि भाई ये उन पर्टिकुलर लग्नों के लिए बाधक होगा, और वो भी जब प्रश्न वैसा आएगा तो फिर वो देखना है। नहीं तो लाभ भाव में बैठे ग्रह या लाभेश के साथ कंज्वाइन होकर जो ग्रह महादशा में आ रहे हैं वो लाभ ना दें, ऐसा तो संभव नहीं है। हम सबको इंतजार रहता है कि भाई लाभेश की दशा चले, लाभ भाव में बैठे ग्रह की दशा चले। तो राहु ने अपना ऑफिस बना लिया है इच्छा पूर्ति भाव में। तो माने बड़े चेंज अब क्या होने वाले हैं। 11वां भाव नेटवर्किंग का भी होता है, पिता के भाइयों का भी होता है, प्रिय मित्रों का भी होता है। तो ये विषय अब हाईलाइट होने लग जाएंगे, और राहु का नेचर है जैसा बहिर्मुखी होने का, वो चीजें भी व्यक्ति के स्वभाव में लेकर आएगा। तो यानी ये अपने प्रिय मित्रों से पहले जितना मर्जी उनका संवाद चलता, अभी वो समाज में जाएगा कि भाई हाँ ये प्रिय मित्रों के साथ बढ़िया खुलकर पार्टियां कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। 11th हाउस ये सोशल इमेज में जाएगा, सामाजिक जो इनकी इमेज है। पिता के माने इनके पिता के भाइयों को भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ होंगे।
यहां तक कि हमसे जो बड़े भाई बहन हैं, चाहे उसमें चाचा ताऊ के परिवार है या ओवरऑल हमारे परिवार में जो भी हमसे उम्र में बड़े भाई बहन हैं, उनके विषय में भी यदि कोई ऐसा संबंध देखना हो तो 11वें भाव से देखा जाता है। और मैं ये बार बार बता रहा हूं, ये क्यों अच्छा फल देगा, क्योंकि इस लग्न के प्रति राहु को एक सिंपैथी है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है। ठीक हो गया। और लग्नेश की यदि हम वैसे स्थिति देखें, लग्नेश को यदि आप कोई अकेले किसी पुस्तक में पढ़ेंगे कि भाई लग्नेश बुध तीसरे भाव में मंगल की राशि में चला गया, तो ज्यादा अच्छा फल नहीं देता है, लेकिन यहां ग्रह परिवर्तन का लाभ मिल रहा है। ठीक हो गया। बुध बोलने में तो माहिर होता ही है, और मैंने हमारे जो भृगु संहिता की वीडियोस में बताया था, बुध को हम ज्यादा माने पराक्रम के साथ साथ हम इसको कम्युनिकेशन गैजेट्स के साथ भी जोड़कर देखते हैं। ठीक हो गया। तो संचार सेवाएं, सभी प्रकार के कम्युनिकेशन सिस्टम से होने वाले लाभ जातक को मिलते ही रहेंगे। लग्नेश थर्ड हाउस से एग्जीक्यूट कर रहा है, और थर्ड हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड एक्सचेंज ग्रह परिवर्तन योग का लाभ ले रहे हैं। और यह भी सलाह दी जाती है कि भाई ऐसे जातकों को जन्म स्थान के बहुत नजदीक नहीं रहना चाहिए। ठीक हो गया। 3, 9, 12 संबंध आ रहा है, माने लग्नेश का या चंद्रमा का, चंद्रमा हमारा मन है, यदि वो 3, 9, 12 के साथ संबंध बनाते हैं, या राहु केतु के साथ कंज्वाइन हो जाते हैं, राहु यानी फॉरेन कल्चर, फॉरेन लैंग्वेज, तो कहीं ना कहीं वो जन्म स्थान से दूर अलग संस्कृति के लोगों के बीच में रहने की बात करता है। और राहु एकादश भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से देख भी रहे हैं। तो जो प्रश्न आप में से कुछ व्यूअर्स ने किया था कि सर वो एक दूसरे माने राहु केतु को कुछ जगह नेत्रहीन माना गया है, या उनको दृष्टि नहीं है ऐसा माना गया है, तो ये भी आप समझ लीजिए। पहली चीज तो ये, जिस प्रकार से संसार के शरीर क्योंकि हम लौकिक दृष्टि से कई दफा पारलौकिक को समझने का प्रयास करते हैं, दुस्साहस करते हैं, वो ठीक नहीं तरीका है। ठीक हो गया। भाई हमारी अपना बैंडविड्थ लिमिटेड है, उसी बैंडविड्थ से देखने का यदि हम संसार को प्रयास करेंगे तो संभव ही नहीं है। संसार में आप जानते हैं बहुत कम लाइट है जो मनुष्य देख सकता है, बाकी ज्यादातर लाइट तो मनुष्य देख ही नहीं सकता है। अब अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड है, वो सब देख ही नहीं सकता है। तो इसलिए हमें वो जो सीमित बुद्धि है जो संसार के लिए, उससे यदि देवताओं के या ग्रहों के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे मुश्किल हो जाता। तो जैसे कई व्यूअर्स ने कमेंट किया कि सर केतु को तो हेडलेस बोला जाता, तो कैसे वो नेत्र, तो ये कोई फिजिकल आई की बात नहीं की जा रही है। ठीक हो गया। आप जानते हैं उसका एक पर्टिकुलर उसको देखने के लिए एक पर्टिकुलर सिग्नल होता है, और उसके लिए जरूरी नहीं है कि इन नेत्रों की आवश्यकता हो। वो एक अलग विषय है कि अलग अलग प्रकार के प्रकाशों को रिसीव करके यदि वो सिग्नल किसी भी तरह से हम उसको महसूस कर रहे हैं, मस्तिष्क तक पहुंचा देते हैं, तो फिर हम उसको ये फिजिकलाइज नहीं भी है तभी भी देख सकते हैं। और वो जो पारलौकिक विषय है या देवताओं के स्वरूप की बात है, वहां पर इस प्रकार अपनी बैंडविड्थ लागू नहीं करनी है। हमारी जो लिमिटेड आईज हमें मिली हैं, हमें जो लिमिटेड साउंड सुनने को मिला है, उस प्रकार से इसको नहीं शामिल करना। आप भी जानते हैं ना, आप अल्ट्रासाउंड सुन सकते हैं, ना आप इंफ्रासाउंड सुन सकते हैं। तो ऐसा इनको स्वरूप को समझते समय आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। जब आप, जैसे हमने राहु को हाई फ्रीक्वेंसी लाइट के साथ जोड़ा था, केतु को हमारे विजिबल लाइट के नीचे वाली लाइट के साथ जोड़कर देखा था, यानी लो फ्रीक्वेंसी लाइट लाइक इंफ्रारेड है। तो वो कई ऐसे प्रकाश हैं, कई ऐसी ध्वनियां हैं जो हमारे आंखों का या कानों का विषय नहीं है। ठीक हो गया। तो जब हम इनके एक दूसरे पे दृष्टि की बात करते हैं, एक दूसरे पे दृष्टि का इनका असर नहीं माना जाता है। ठीक हो गया। अगर आप इनको नेत्रहीन समझना भी चाह रहे हैं, तो अगर राहु की 7वीं दृष्टि केतु पर पड़ रही है, केतु की 7वीं दृष्टि राहु पर पड़ रही है, उसका कोई प्रभाव यहां शामिल नहीं करना है, क्योंकि वो हर बार राहु और केतु एक दूसरे पर 7वीं दृष्टि रखेगा यदि, तो फिर वो कैंसिल ही कर देगा। क्योंकि राहु का स्वभाव शनिवत राहु, केतु का स्वभाव कुजवत केतु, तो आप वो इंपैक्ट को मतलब माने नलीफाई करने की कोशिश करेगा। भी अगर वो शनि का इंपैक्ट है, तो ये कुजवत केतु यदि मंगल का प्रभाव यहां ट्रांसफर करता है,
तो वो नगण्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो वो एक दूसरे पर जो दृष्टिपात कर रहे हैं उसको आप दृष्टिहीन की तरह समझ सकते हैं। बाकी इनके पंचम और नवम को शामिल करना है। ठीक हो गया। तो अब पंचम दृष्टि बुध पर है, तो वैसे बोलने के लिए तो राहु को जाना जाता है, दितिनंदन है। ठीक हो गया। जिह्वा में दितिनंदनम। ठीक हो गया। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए, कुछ एआई के जरिए बढ़िया लाभ कमाने के लिए बहुत बढ़िया समय। ठीक हो गया इनके लिए। और स्किन डिजीज का थोड़ा सा डर रहता है जब भी क्लोज जाता है या दृष्टि संबंध बनाता है। ठीक हो गया। अब देख रहे हैं आप, राहु की जो दृष्टि है वो पर्टिकुलर जो डिग्रियों में बैठा है, 29 डिग्री 16 मिनट में बैठा है। बुध को जो डिग्री मिली है 24 डिग्री 23 मिनट। तो जो इसके माने इसके जो दृष्टि है उसमें आसपास ही है। माने अगर 29 डिग्री उसकी लोकेशन है, माने एक पर्टिकुलर रूम के एक पर्टिकुलर कैबिन में राहु को जो स्थान मिला, उस कैबिन का वो पॉइंट जहां से वो दृष्टिपात कर रहा है वहां से बुध को देखना सरल है, क्योंकि वो 29 डिग्री का है तो ये 24 डिग्री का है। ठीक हो गया। तो जिस कैबिन में वो बैठा है उस कैबिन से, माने उस रूम के उस कैबिन से बुध को देखना सरल है, क्योंकि बुध को जो कैबिन मिला है वो राहु की डिग्रियों के ज्यादा क्लोज है। ठीक हो गया। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो स्किन इन्फेक्शन का थोड़ा डर रहेगा, और खासकर के दृष्टि संबंध जो आ रहा है वो ये गले के आसपास के हिस्से का है या आर्म पिट है, जैसे हम तीसरे भाव से हमारे बाजुओं को देखते हैं, तो वो वाले हिस्से में इनको स्किन इन्फेक्शन का डर रह सकता है। अदरवाइज बाकी इच्छा पूर्ति के लिए ये बहुत जबरदस्त रहने वाला है। ठीक हो गया। जैसे मैं बता ही रहा था, हम सबकी ये मुझे तो लगता है ये प्रश्न होता है, और इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर 11वें भाव दूसरे भाव के पास ही है ज्यादातर। यदि आपके स्वराशि 11वें भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी, या उसके साथ हेल्थी एनवायरनमेंट में मित्रवत होकर दूसरे भाव के साथ 11वें भाव के साथ बैठा है कोई ग्रह, तो यकीनन आपका जो प्रश्न है इच्छा पूर्ति के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो रिलेटेड टू चाहे इनका कोई विवाह से संबंध प्रश्न है वो भी इनको। अब देखिए राहु, अगर आप अंतरदशा देखेंगे तो राहु में फिलहाल अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। आप देख सकते हैं विंशोत्तरी में सेंटर में स्टेट गवर्नमेंट बृहस्पति जो है इनको सप्तमेश भी है, 7वें भाव का स्वामी, और 7वें भाव का स्वामी और बृहस्पति वैसे भी नेचुरल कारक होते हैं, बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, तो इनको विवाह इसी अंतरदशा में होगा। अगर अंतरदशा में थोड़ा और नीचे जाते हैं, ठीक हो गया, तो राहु में, गुरु में शुक्र नेचुरल कारक होता है रोमांस का, रिलेशनशिप का। इस लग्न के लिए वो नवमेश भी है और कुटुंब भाव का स्वामी भी है, और वो भवन भाव से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो प्रत्यंतर दशा में जब राहु में, गुरु में शुक्र का समय है तो घर में एक किटी पार्टी जैसा माहौल बना देगा, और हो सकता है कोई फर्स्ट सेरेमनी जैसा घर में कुछ ऐसा हो। तो इनका विवाह बहुत निकट है अब, और ना सिर्फ विवाह के लिए, इनके करियर में खासकर इनकी सैलरी बढ़ाने के हिसाब से अब सैलरी बढ़ने का समय है। ठीक हो गया। और ये अगर हम वैसे देखें ओवरऑल चार्ट पर बात करें तो चार्ट में थोड़ी सी अगर हम माने इसको बैलेंस कर लें किसी तरह से, मन जो है वो 8वें भाव में लगा है। हम जानते हैं यदि हमारा कोई गृहिणी का चार्ट आता है, यानी घर में सबके साथ मेल जोल की दृष्टि से थोड़ा कम अच्छा मानते हैं 8वें भाव को, क्योंकि 8वां भाव अंडरग्राउंड रिसर्च की बात ज्यादा करता है। हालांकि बहुत पराक्रमी राशि है ये, माने मेष राशि कोई डरता नहीं है, तो जो बड़े कठिन प्रयोग हैं उनको करने में सक्षम है। लेकिन जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया गृहिणी, वो इनको वो रूप संभालने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, क्योंकि मन का कारक चंद्रमा
वो 8वें भाव में बैठा है। लेकिन क्या करके वो अलाइन हो सकता है? जैसे 9वें भाव का सर्वष्टक वर्ग कम है और सूर्य जो है षड्बल में कमजोर है, तो 9वां भाव पिता के लिए देखा जाता है, पूर्वजों के लिए देखा जाता है। तो एक तो ये पितरों का, पूर्वजों का सम्मान बराबर करें, और दूसरा इनको यदि जैसे 8वें भाव में मन चंद्रमा है, तो कोई पितरों के स्थानों में जो ग्राम यानी गांव के बाहर कोई ऐसा मंदिर है और कोई ऐसा गांव का कोई शमशान भूमि है, क्योंकि 8वें भाव शमशान भूमि भी माना जाता है, एकांत में कोई मंदिर माना जाता है, एकांत का कोई योग मेडिटेशन सेंटर माना जाता है, एकांतवास जैसा। तो वहां कभी कभी अगर ये जाते हैं, यहाँ कोई ऐसा परमानेंट कोई सपोर्ट करते हैं वहां पर, तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक हो गया। चंद्रमा के साथ शनि है, लेकिन शनि वर्गोत्तम हो गया है। ठीक हो गया। आफ्टर मैरिज यानी शादी के बाद जो इनको माने शादी से पहले जो एंजाइटी होता है, शादी के बाद काफी हद तक वो खत्म हो जाएगा। माने वर्गोत्तम कौन से चार्ट के कारण होता है? नवमांश में। तो नवमांश के कारण कोई ग्रह यदि वर्गोत्तम हो रहा है तो शादी का बड़ा महत्व है। ठीक हो गया। ऐसे ही आप देखेंगे शुक्र महाराज भी सूर्य के साथ बैठे हुए, शुक्र और सूर्य का नजदीक आना थोड़ा कम अच्छा माना जाता है स्पाउस के लिए, रिलेशनशिप के लिए। लेकिन शुक्र ने भी अपना बल नवमांश चार्ट में दोबारा प्राप्त कर लिया है। ठीक हो गया। वो भी वर्गोत्तम हो गया है नवमांश चार्ट में। तो हम कह सकते हैं कि शुरुआती कुछ चैलेंजेस के बाद इनका कुटुंब वैसे ठीक रहेगा। और ये बात मैंने कई बार पहले भी बताई है कि 2, 7, 8 मैंने तो कई बार ये बात बताई है कि केवल पार्टनर के साथ या हमारा 8वां भाव यानी अंतरंग संबंध या लैंगिक संबंध अच्छा है तो हम उस मैरिड लाइफ को अच्छा कहेंगे क्या? मतलब ये भी बहुत बड़ा विषय। लेकिन अगर दूसरा भाव कहीं कमजोर हो जाता है तो फिर जब विवाह के बाद और कर्तव्य आते हैं, यानी संतान उत्पत्ति हो जाती है, उनके बाद उनका भरण पोषण करना है, वो सारे विषय ज्यादातर दूसरे भाव से रिलेट करते हैं। ठीक हो गया। भरण पोषण में अर्थोपार्जन है, तिजोरी है, घर में जो कुटुंब जिसको बोलते हैं, तो कुटुंब भाव का स्वामी का संबंध ग्रह भाव से सामान्यतः अच्छा माना जाता है। शुक्र को चौथे भाव के साथ एक माने उसको अच्छा लगता है चौथे भाव। ठीक हो गया। तो चौथे भाव के साथ इसका अच्छा नाता है। वाहन की दृष्टि से भी हम चौथे भाव के साथ यदि शुक्र का संबंध आ जाए तो अच्छा मानते हैं। ठीक हो गया। और यदि हम इनको कुछ जैसे ये तो ठीक है कि हमने इनको सजेस्ट किया कि आप पूर्वजों से संबंधित कार्य करें, पिता का, पूर्वजों का भूल कर भी कभी अनादर ना करें। ठीक हो गया। स्पेशली हालांकि किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जिसका ये पार्ट कहीं पूर्वजों का कमजोर है उसको ध्यान देना चाहिए। और पितरों के दिनों में थोड़ा कोशिश करें कि कोई ऐसी अप्रूवल या कोई ऐसी बड़ी खरीदारी अगर कर रहे हैं उस समय रोका जाए, इनके लिए खासकर। और बाकी कोई ऐसा स्टोन रेमेडी करना चाहते हैं तो स्टोन की दृष्टि से देखिए शुक्र इनके दूसरे भाव का और 9वें भाव का स्वामी। अब मैं ये बात यहां इसलिए रख रहा हूं क्योंकि वो बार बार बोला जाता है कि जी वो तो दूसरे भाव का स्वामी है तो मारक हो गया। आप इस चीज को अगर पकड़ कर बैठे रहेंगे, मारक बाधक, वो केवल जब हम पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी, जब ज्योतिष पढ़ाई जाती है तो कोई वो एक कॉर्नर पर 2 लाइन में ये बात लिखवाई जाती है। लेकिन यदि आप उन्हीं विषयों को, यानी मुख्य विषय तो आपने भुला दिया कि भाई वो नवमेश है, वो सबसे प्रबल लक्ष्मी त्रिकोण है, दूसरा भाव धनेश है, हम सबकी इच्छा होती कब आएगा नवम भाव के स्वामी की दशा या द्वितीय भाव के स्वामी की दशा कब आएगी, हम इंतजार करते हैं बेसब्री से। तो आप उसको छोड़कर इसके दूसरे विषयों को, भाई वो तो बाधक हो गया, मारक हो गया, अगर ऐसा देखेंगे तो इसका मतलब हम गलत ट्रैक पर अभी भी हैं। ठीक हो गया। तो वो हमारी गाड़ी गलत दिशा में चली जाएगी। तो कोशिश करना है कि वो विषय को बहुत ही लो रखें, बाधक और मारक को। और जब वो प्रश्न करता है, ऐसा प्रश्न करता है कि मेरा हेल्थ इश्यू आ रहा है मुझे, तो फिर उसको बोलना है कि अभी समय लगेगा क्योंकि बाधक और मारक शामिल हो गए। अदरवाइज ये कोई
ग्रह गृहस्थी के लिए आप उसको खराब बता रहे हैं यदि, तो ठीक नहीं। अगर धनेश स्वराशि है, उच्च राशि है, एकादश स्वराशि माने 11वें भाव का स्वामी स्वराशि है, उच्च राशि है, एकादश भाव में बैठे ग्रह बली हैं, दूसरे भाव में बैठे ग्रह बली हैं, यकीन मानिए उससे ज्यादा एकत्रण, उससे ज्यादा लाभ आपको कोई दशा में नहीं होगा। ठीक हो गया। तो राहु की महादशा इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। और बाकी राशिक प्रयोग की दृष्टि से हीरा पहन सकते हैं ये। और तो इसीलिए अपने मन से ये विचार निकाल दीजिएगा कि भाई जो शुक्र है वो तो मारक है, तो हीरा पहनेंगे तो क्या भाई इनको हेल्थ इशू आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसे इस प्रकार से करने लग जाएंगे तो फिर आपके लिए कोई उत्तर ढूंढना किसी प्रश्न कुंडली से बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो या कोई भी आप जीवन का भी चार्ट देख रहे हैं, लग्न देख रहे हैं, तो इसको एक माने बहुत धीमे से कहीं इसका इस्तेमाल करना है जब सामने वाला प्रश्नकर्ता अपने हेल्थ को लेके थोड़ा सा चिंतित है, तो नहीं तो ऐसा कोई भी संबंध। और मान लीजिए ऐसा जातक ने प्रश्न कर भी लिया, एकादश भाव के स्वामी की दशा चल रही थी, तो मैंने बताया जैसे कि भाई राहु का बुध के साथ संबंध आ रहा है, तो थोड़ा सा इनको कह सकते हैं कि भाई अगर आपको स्किन इन्फेक्शन है तो अभी थोड़ा समय लगेगा, बस यही एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। बाकी इनको ना तो आय में दिक्कत आने वाली है, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, प्रिय मित्रों का फुल सपोर्ट मिलेगा। ठीक हो गया। और राहु जो है वो नवी दृष्टि से 7वें भाव को भी देख रहा है। ठीक हो गया। तो 7वां भाव कहीं ना कहीं हमारा पार्टनरशिप का होता है। हालांकि इनका ऐसा मन बन रहा था कि मैं अपना खुद का भी व्यापार कर सकती हूं क्या, लेकिन अभी उनको अपने अकेले के नाम से यदि व्यापार करना चाहते हैं तो बचना चाहिए। किसी बड़ी कंपनी के लिए काम करना बहुत बढ़िया रहेगा, रिलेटेड टू, जैसे मैंने बताया, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, रिलेटेड टू कोई ऐसा टीम को मैनेज करना जिसमें नेटवर्किंग है, बहुत बढ़िया इनके लिए। ठीक हो गया। और एआई का इस्तेमाल है, एआई के जरिए कुछ ऐसा 11th हाउस को मैनेज करना। 11th हाउस वैसे बैंकिंग का भी होता है, 3rd हाउस कम्युनिकेशन का होता है, 7th हाउस में पार्टनरशिप है, लेकिन 7th हाउस का क्योंकि सर्वस्टक वर्ग कम है, इसका स्वामी अपने से 12 होकर लिटिगेशन हाउस में बैठा है, तो यदि अकेले अपने नाम पर अभी कोई वेंचर स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। ठीक हो गया। तो लेकिन मैंने जैसे बताया, एक होता है हमारा प्रश्न, एक होता है जो तय है वो तो होना ही है, तो वो तो तय ही है। चाहे ये गलती से कोई ऐसा वेंचर स्टार्ट करने का मन बन भी गया हो, फिर भी गाड़ी अपने आप ट्रैक पर आ जाएगी, क्योंकि राहु को लाभ तो देना ही देना है। ठीक हो गया। तो वो विचार इनका जल्दी बदल गया। तो आपको भी ध्यान रखना है कि यदि हम 7वें भाव, 7वीं राशि और कहीं ना कहीं ज़ोडिएक भौचक्र में 7वें भाव में ही शनि महाराज एग्जॉल्टेड होते हैं, तो यदि ये सारे विषय हम कुछ कमजोर देख रहे हैं तो फिर हमें बड़ी ओपनिंग से बचना चाहिए, अकेले अपने नाम से बिजनेस पार्टनरशिप। ठीक हो गया। क्या क्या है? 7वां भाव भौचक्र की तुला राशि, तुला राशि में शनि एग्जॉल्टेड होते हैं, और आप जानते हैं इसीलिए उनको 7वें भाव में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है। ठीक हो गया। तो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए वो अच्छा माना जाता है। हालांकि वो पति पत्नी के संबंधों का एक्सपर्ट नहीं है शनि, लेकिन वो पार्टनरशिप बिजनेस का वो एक्सपर्ट माना जा सकता है। उसको तुला राशि सबसे ज्यादा एक्साइट हो जाता है शनि। अब देख रहे हैं क्योंकि शनि भी पहले टाइम में खुश नहीं है, माने डेबिलिटेटेड है, हालांकि वर्गोत्तम हो गया है वो, तो वो ठीक हो जाएगा। पार्टनरशिप से चलाया जा सकता है, अकेले अपने नाम पे अभी व्यापार करने से बचना चाहिए, और बहुत बढ़िया रहेगी ये महादशा। ठीक हो गया। तो किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। आप भी यदि ऐसा ही कोई चार्ट देख रहे हैं जहां पर 11वें भाव में ग्रह जो बैठा है उसकी महादशा आने वाली है या चल पड़ी है, इसी प्रकार दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा है
उसकी दशा आने वाली है, चल पड़ी है। यदि वो मित्रवत होकर बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, स्वराशि होकर बैठा है, आप यकीन मानिए आपका जो धन संबंधी, आय संबंधी विषय वो चरम पर लेकर जाएगा। और खास करके ये तो बड़े अग्रेसिव प्लैनेट होते हैं। राहु जैसे प्लैनेट ज्यादा समय नहीं लेते हैं बढ़ाने में, मतलब जब बढ़ाने में आते हैं तो बहुत तेजी से, सडननेस का कारक, अचानक देने वाले का कारक माना जा सकता है। थोड़ा और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चले जाएं तो आश्लेषा नक्षत्र में है, नागों का नक्षत्र होता है, तो वो और ज्यादा सपोर्टिव हो गया राहु के लिए। ठीक हो गया। तो रूटीन इनकम के लिए नागों की पूजा बहुत बढ़िया रहने वाली है। ठीक हो गया। तो कोई भी ऐसा डेटी, कोई भी ऐसा देवता जिसका संबंध, देखिए मैंने महाभारत का हालांकि 2 बार अध्ययन किया है, लेकिन मैं ये बात को स्वीकार करता हूं कि मेरी बुद्धि अभी भी ये नागों का, गरुड़ का युद्ध, उसका जो, यदि वैज्ञानिक दृष्टि से मैं उसको समझने का प्रयास करूं, मेरी बुद्धि अभी वो नहीं समझ पा रही है। लेकिन मैं इस बात को पूरी तरह स्वीकार करता हूं कि मैं इसको 100% मानकर ही आगे बढ़ रहा हूं, और ऐसे ही बढ़ना चाहिए। भाई साइंस में भी ऐसा होता है कि भाई हम कोई प्रयोग जब करते हैं, मेरी बुद्धि में वो हो सकता है अभी नहीं आ पा रहा है, लेकिन यदि मैं उसको बार बार, माने एक बार मैं फेल हो गया, लेकिन मैं उसको कह दूं फेल हो गया तो गलत है, तो नहीं जमेगा। मैं बार बार उसका पुनरावृत्ति करता रहूंगा तो शायद कुछ मिल जाएगा। इसी प्रकार से मैं भी गुरुओं की, माने मैं कोई दम्भ, माने कोई मेरा अहंकार नहीं है मैं, लेकिन ये गुरुओं के आशीर्वाद से यदि हो जाए, बार बार प्रयासरत रहूंगा कि कुछ ना कुछ इसका ऐसा कुछ क्ल्यू मिले। महाभारत की शुरुआत की जो कथाएं हैं, आपने वो कंदरू की कथा पढ़ी होगी, और इसी प्रकार से जो अश्व है, श्वेत अश्व है, उसके पूंछ में किस प्रकार से नाग समा जाते हैं, उसका मुझे अभी भी इंतजार है कि मैं वो क्ल्यू मुझे मिले, मैं उसको समझ पाऊं, लेकिन मैं उसको स्वीकार करता हूं। ठीक हो गया। माने वो 100% सही है, लेकिन मेरी बुद्धि में, क्योंकि हमारी सांसारिक बुद्धि है, हम तो हर चीज को इंजीनियरिंग या वैज्ञानिक, माने आज की भाषा में, वही भाषा, हमारी लिमिटेशन उतनी है, उसकी समझ से समझना चाहते हैं तो थोड़ा कम समझ में आता है। लेकिन जब हमें वो देवताओं के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से वो बुद्धि मिल जाएगी, तो मैं बिल्कुल किसी दिन, माने मैं ये विनम्रता से कह रहा हूं कि किसी दिन वो चीज मैं स्वीकार करता हूं कि ईश्वर के आशीर्वाद से मिल जाए मुझे, और मैं प्रयासरत रहूंगा, छोड़ नहीं सकता हूं उस चीज को, और मुझे 100% इस पे विश्वास है। कई जगह जैसे कमल का वर्णन आता है, एक कथा है महाभारत में जहां अगस्त मुनि हैं और वो एक तालाब में स्नान के लिए जाते हैं, कमल की कथा है। महाभारत के 5000 से ज्यादा श्लोक ऐसे हैं जो कहा जाता है महाभारत के वो गांठ है, महाभारत का सीक्रेट है वो, कि उनको समझने में मतलब ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास ने बोला था, गणेश जी ने लिखा था। तो 5000 से ज्यादा श्लोक ऐसे थे जो थोड़ा सा समय लगता था जिसमें गणेश जी को भी समझने में कि भाई क्या इन्होंने बोला है, उसको डिकोड। इतने में ऋषि वेद व्यास अपने दूसरे काम, रूटीन के काम कर लिया करते थे, ऐसा आपने भी पढ़ा होगा। तो ऐसा ही है कि महाभारत के कथाएं जो हैं सामान्य वो तो समझ में आती है, लेकिन जो ये कोड हैं, जैसे नागों के बारे में, करकोटक नाग की कथा है, और वो क्यों आती है, क्यों इन शब्दों में क्या ऐसा जादू है जो जीवन को बदल सकते हैं, वासुकी कौन है, आज के संदर्भ में वासुकी को कहाँ देखा जाए, नागों का यज्ञ हुआ तो क्यों रोका गया। ठीक हो गया। तो और मुझे तो कई बार ऐसा भी लगता है कि ये जितनी भी कथाएं हम दूसरे कहीं, अभी मैं किसी का कोई ऐसा कोई फिल्म इंडस्ट्री का नाम नहीं लूंगा कि कौन सा वुड है, टॉलीवुड है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, कौन इन कथाओं का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अगर आप गहनता से विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं हर किसी कहानी में महाभारत का रोल दिखाई देता है। मतलब ये पहला विचार महाभारत से ही आया कि जीव एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक हो गया। और तो अगर ये विचार आ जाता है तो फिर उसमें थोड़ा सा बदलाव करना कौन सा मुश्किल काम है, लेकिन ये महाभारत से ही निकला है सब।
कहीं ना कहीं आपने भी गरुड़ा हाउस, नाग हाउस, वो कथाएं ऐसा टीवी में कई अलग अलग प्रकार के देखा होगा। तो उसका आधार यहां से लेकर उसको मॉड्यूलेट किया गया, बदलाव किया गया। हालांकि हमारे ग्रंथों को समझने की बुद्धि अभी नहीं है, लेकिन प्रयासरत रहेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। तो मेरा कहने का अर्थ ये कि जब ऐसा दशा चल रही है तो नागों संबंधी जो देवता हैं, जो चित्र हैं, शेषनाग हैं, और विष्णु भगवान शयने पद्मनाभम, जो शैया पर बैठे भगवान विष्णु हैं, उनका चित्र दर्शन करना बहुत बढ़िया रहेगा इनके लिए। ठीक हो गया। तो कुल मिला के इनका चार्ट की दशा अच्छी रहने वाली है, किसी प्रकार की कोई समस्या रहने वाली नहीं है। और आप भी इसको ऐसे ही समझिए, जानने का प्रयास कीजिए, अलग अलग चार्ट देखिए धनेश और आयेश की दृष्टि से ही समझना है इसको, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।